हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटेड ट्यूब। मेरा नाम शिवानी मौर्य है और आज हम शुरू कर रहे हैं ईवीएस पेडागोजी को, जिसमें हम सबसे पहले समझेंगे पर्यावरण के शाब्दिक अर्थ को। तो पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है क्या? तो पर्यावरण जो शब्द है ये परि एवं आवरण शब्दों के संधि से बना है। परि का अर्थ है चारों तरफ तथा आवरण का अर्थ है घेरा। इस प्रकार पर्यावरण का अर्थ हुआ चारों तरफ से घेरना। एक ऐसा आवरण जिसने हमें चारों तरफ से घेर रखा है उसको हम पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण का अंग्रेजी शब्द एनवायरनमेंट, जिसकी उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरनेर से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था सीटेट में कि ये किस लैंग्वेज का शब्द है एनवायरनेर, तो हमें याद रखना है ये फ्रेंच लैंग्वेज का है। अब हम समझते हैं पर्यावरण कैसे घटक से बना हुआ है। तो पर्यावरण जो है वो बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट से बना है। अब हम बात करते हैं इसमें कि जो जैविक घटक है, बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, इसमें क्या क्या हैं। तो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ह्यूमन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं। और अबायोटिक कंपोनेंट्स में रेनफॉल, टेम्परेचर, सॉइल है, विंड है, सनलाइट, ये सब अबायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं। ये दोनों कंपोनेंट जो हैं इनसे मिलता है और ये दोनों मिलके पर्यावरण को बनाते हैं। अब हम बात करते हैं टीचिंग, शिक्षण की। शिक्षण क्या होता है? तो जो शिक्षण है, शिक्षण शब्द का अर्थ है सिखाना या सीख देना, क्योंकि जो टीचर होता है वो लर्नर को कुछ सिखाता है, कुछ सीख देता है उनको। शिक्षण वह प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत शिक्षक किसी विषय को छात्रों को सिखाने का प्रयास करता है। इस प्रक्रिया में शिक्षक छात्रों में किसी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करता है और उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करता है। अब हम यहाँ अगर पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य लेके चलें तो हमें ये समझना है कि हमें लर्नर्स में पर्यावरण के प्रति रुचि उत्पन्न करना है और उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करना है। पर्यावरण के बारे में वो जाने कि पर्यावरण होता क्या है, पर्यावरण में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो इन सब चीज़ के लिए टीचर को लर्नर में इंटरेस्ट जगाना होता है कि लर्नर इस चीज़ के लिए उत्सुक हों, जाने समझें कि क्या होता है पर्यावरण। वो आपके शिक्षण की जो टेक्निक्स हैं उससे आप लर्नर्स के अंदर इंटरेस्ट जगा सकते हैं। तो शिक्षण का ये उद्देश्य होता है, क्योंकि शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। अगर आप इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ाएंगे तो आप अपना शिक्षण पूरी तरह से नहीं पूर्ण कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्य। तो जो पहला पॉइंट है वो क्या है? पर्यावरण के प्रति विद्यार्थियों में जिज्ञासा, रुचि, कल्पना का विकास करना। क्योंकि इन तीनों के बिना लर्नर को हम पर्यावरण को ढंग से नहीं पढ़ा सकते। अगर लर्नर में जिज्ञासा नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, इमेजिनेशन नहीं है, तो फिर हम उसको सही से पढ़ा नहीं पाएंगे। आसपास के पर्यावरण से विद्यार्थियों को परिचित कराना। जो पर्यावरण है, लर्नर के आसपास का जो वातावरण है उससे परिचित कराना, कि वो अपने पड़ोस को देखे, अपने उस पूरी सोसाइटी को देखे, समझे वहाँ ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो पर्यावरण से पूरी संबंधित है। क्योंकि पर्यावरण में तो सारा समाज और ये जो भी भौतिक परिवेश है वो सब समाहित है। तो इन सब चीज़ के लिए लर्नर को परिचित कराना है इन सब चीज़ से। थर्ड पॉइंट, प्राकृतिक भिन्नता एवं इसके कारणों को बताना। प्राकृतिक भिन्नता में क्या है? जैसे हम देखते हैं कि हमारे देश में कई क्षेत्रों में तरह तरह की मिट्टियाँ हैं, कि कोई लाल मिट्टी है, कोई काली मिट्टी है, कोई चिकनी मिट्टी है। तो इस तरीके से मिट्टी में भी डिफरेंस हम देखते हैं। और जैसे पौधे की हम देख लें, वैरायटीज़ हैं। अभी यहाँ पे हम राजस्थान की बात करें तो वहाँ पे कैसे कटीले कटीले पौधे होते हैं वहाँ पे। तो जैसे वहाँ पे हमें बबूल के पेड़ हो गए, कैक्टस हो गया, ये सारी चीज़ें हमें वहाँ देखने को मिलती हैं। मैदानी क्षेत्रों में इस तरीके से हमें यहाँ पे
देखने को नहीं मिलती कि यहाँ पे कैक्टस के पौधे बहुत सारे लगे हों। तो कैक्टस के पौधे ऐसी जगह होते हैं जहाँ पानी कम होता है, वहाँ की मिट्टी रेत जैसी होती है, वहाँ पर वो ज़्यादा उगते हैं। तो ये सब प्राकृतिक भिन्नता है, क्योंकि वो चीज़ यहाँ नहीं उत्पन्न हो सकती और यहाँ के पौधे उस क्षेत्र में नहीं उग सकते। तो प्राकृतिक भिन्नता है, इस कॉन्सेप्ट को उनमें डेवलप करना। फोर्थ पॉइंट क्या है? सार्थक अधिगम हेतु कक्ष की गतिविधियों को विद्यालय के बाहर परिवेश से जोड़ना एवं उनको प्रश्न पूछने के लिए अभिप्रेरित करना। क्योंकि क्लासरूम में जो टीचर पढ़ा रहा होता है बुक के साथ या फिर जिस भी तरीके से प्रोजेक्टर के माध्यम से वो जो चीज़ भी सिखा रहा है, अगर लर्नर उस चीज़ को अपने डे टू डे लाइफ में नहीं देखेगा, नहीं समझेगा, तो फिर वो पढ़ाना बेकार होता है। इसलिए जो चीज़ हम पढ़ा लिखा रहे हैं, इस योग्य बना देना है लर्नर को कि वो अपने डे टू डे लाइफ में उस चीज़ को समझे, देखे और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करे। और लर्नर को हमें क्वेश्चन पूछने के लिए हमें मोटिवेट भी करना है और इस तरीके से अपनी उनकी लर्निंग को इम्प्रूव करना है कि वो क्लास में शांत होकर ना बैठे। अगर उन्हें कुछ डाउट है किसी चीज़ को लेके तो पूछें। अगर कोई चीज़ टीचर समझा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर वो पूछें। प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित भी करना है। पर्यावरण प्रदूषण एवं पर्यावरण संरक्षण के विषय में जानकारी देना कि पर्यावरण प्रदूषण क्या है, पर्यावरण संरक्षण के विषय में हमें उनको जानकारी देना है कि अगर प्रदूषण फैल रहा है तो हमें पर्यावरण को कैसे संरक्षित रखना है, उस प्रदूषण को कैसे, प्रदूषण से मुक्त कैसे रखना है पर्यावरण को, इन सभी चीज़ के बारे में जानकारी देना। ये पर्यावरण शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। मनुष्य के जीवन पर पड़ने वाले पर्यावरण के विभिन्न प्रभावों को बताना कि पर्यावरण किस तरीके से अफेक्ट करता है ह्यूमन की लाइफ को। क्योंकि अगर पर्यावरण अच्छा है तो मानव का शरीर और उसका जीवन जो है वो सुखमय होगा। क्योंकि अगर हमारे आसपास का माहौल साफ एकदम है, साफ सुथरा है, तो फिर वहाँ पे बीमारियों का की बीमारियाँ वहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलेंगी। कचरा इधर उधर नहीं पड़ा है तो वहाँ साफ सफाई है, वहाँ बीमारियाँ नहीं पनपेंगी। तो इस तरीके से हमें लर्नर को सिखाना है कि पर्यावरण का प्रभाव किस तरीके से मानव के जीवन पर पड़ता है। विद्यार्थियों में सामाजिक परिवेश के प्रति जागरूकता एवं संवेदनशीलता का विकास करना। पर्यावरण जो लर्नर है उसका जो परिवेश है, जहाँ वो रहता है, वो जिस सोसाइटी में रहता है, उन सभी चीज़ के प्रति उसको जागरूक करना कि वहाँ क्या अच्छा है, क्या ख़राब हो रहा है, उस सभी चीज़ के बारे में उसको जागरूक करना। जैसे मान लीजिए अगर सोसाइटी में उसके कहीं पे बहुत सारा कचड़े का ढेर लगा हुआ है, इधर उधर कोई भी जानवर है उसकी डेड बॉडी को इधर उधर फेंक दिया जाता है, तो इन सभी चीज़ के लिए हमें संवेदनशील बनाना है लर्नर को कि ऐसी चीज़ें जो हैं सोसाइटी में हमें जो देखने को मिलती हैं ये किस तरीके से अफेक्ट कर रही हैं पर्यावरण को। तो इन सभी चीज़ को समझाना और लर्नर को संवेदनशील बनाना। नेक्स्ट पॉइंट है विद्यार्थियों में निम्न कौशलों का विकास करना। हाँ, क्योंकि हमें लर्नर में कुछ कौशल का विकास भी करना होता है पर्यावरण शिक्षण के अकॉर्डिंग, कि लर्नर उस चीज़ को कैसे सीखे। किसी चीज़ को अगर हम सिखा रहे हैं तो वो उस चीज़ को कैसे सीखे। जैसे उसमें जो पहला कौशल आएगा वो है अवलोकन करना, पहचानना, जानकारी इकट्ठा करना और रिकॉर्डिंग करना। तो हम इसका एक उदाहरण लेके चलते हैं जिसमें हम इन सभी कौशलों को सीखेंगे। जैसे कोई लर्नर है, वो किसी पेड़ पौधे को या जानवर को गौर से देखता है, ठीक, समझता है, उसकी पहचान करता है और उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करता है। तो ये हुआ अवलोकन और पहचानना। और उसके बारे में वो जो भी जानकारी इकट्ठा करेगा तो उसको रिकॉर्ड करेगा, उसको लिखेगा, उसको नोट डाउन करेगा किसी चीज़ पे। अब एक उदाहरण हम लेके चलते हैं परिवहन का। तो परिवहन के साधनों का अवलोकन करके कोई बच्चा ये पहचान लेता है कि कोई वाहन जिसे जो तेल से मतलब पेट्रोल और डीजल से चलता है, या फिर बिना तेल के और उसके बाद तेल से चलने वाले और बिना तेल से चलने वाले वाहनों का वो नाम लिखता है। तो वाहनों का नाम लिखना, रिकॉर्डिंग करना, ये सारी चीज़ रिकॉर्डिंग करने में आएगा। क्योंकि वो चीज़ों को पहले उन सभी साधनों को देखेगा, समझेगा कि इसमें कौन से तेल से चलने वाले वाहन हैं और कौन बिना तेल से। तो इन सब चीज़ को वो
पहचानेगा, जानकारी इकट्ठा करेगा और रिकॉर्ड करेगा। तो इस कौशल का विकास करना है। नेक्स्ट क्या है? वस्तुओं का विभेदीकरण करना। बच्चे ने ये पता लगाया कि वाहन तेल से और बिना तेल से चलते हैं। ये विभेदीकरण कहलाता है। ठीक। थर्ड पॉइंट क्या है? वस्तुओं की तुलना एवं वर्गीकरण करना। इस कौशल से क्या होता है? बच्चे जो हैं वो दो वस्तुओं के बीच समानता और असमानता को सीख लेते हैं कि समानता क्या है उसमें और असमानता क्या है, उसको वो बताना सीख जाते हैं। जैसे बच्चे ने देखा कि साइकिल और मोटरसाइकिल जो हैं उनके दो पहिए होते हैं, लेकिन उनकी संरचना जो है, जो उनकी बनावट है, वो बिल्कुल अलग होती है। तो अब इनमें से एक तेल के बिना चलती है और दूसरा तेल से। तो इस तरीके से क्या हुआ कि साइकिल को बिना तेल वाले वाहनों में और मोटरसाइकिल को तेल वाले वाहनों में उसने लिख दिया कि ये जो हैं जो तेल से चलती हैं उनको एक लिस्ट में लिख दिया और एक तरफ जो बिना तेल के चलती है उसमें साइकिल को लिख दिया। ठीक। नेक्स्ट क्या है? वस्तुओं के बीच सहसंबद्धता स्थापित करना। तो इसको इसी उदाहरण से समझेंगे कि जिसे लर्नर ने ऑब्जर्व किया है कि साइकिल और मोटरसाइकिल ये जो दोनों हैं, तो इसमें जो साइकिल है वो बहुत धीरे चलेगी, पर जो मोटरसाइकिल है वो बहुत तेज चलेगी। लेकिन जो साइकिल है उससे प्रदूषण नहीं होगा, पर मोटरसाइकिल जो है, बाइक जो है, उनसे प्रदूषण फैलेगा, उससे धुआं निकलेगा। ठीक। तो ये हुआ वस्तुओं के बीच सहसंबद्धता स्थापित करना। अगले कौशल की बात हम करते हैं, कल्पनाशील बनाना और पूर्वानुमान लगाना। लर्नर को हमें कल्पना परक यानी कि कल्पनाशील बनाना है। तो जैसे अगर तेल खत्म हो जाएगा तो साइकिल तो चलती रहेगी, परंतु जो बाइक हैं, जो स्कूटर हैं, वो नहीं चलेंगी। इस तरह हम उनके अंदर जो है वो एक नई सोच विकसित कर सकते हैं और उसका एक कारण दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? समस्या को पहचानना और उसका हल निकालना या हल सुझाना। जो बच्चे जब देखते हैं कि जो तेल चलित वाहन हैं और जो उनके आसपास होता है जो भी वाहन है, उनसे क्या जो धुआं निकलता है, क्या उससे खांसी आती है कि नहीं? जैसे अब मोटरसाइकिल से अगर धुआं निकल रहा है तो उससे तो खांसी आएगी भाई, वो तो धुआं फैलाएगा, प्रदूषण फैलाएगा। लेकिन जो साइकिल है उससे धुआं नहीं निकलेगा, तो जब धुआं नहीं निकलेगा तो प्रदूषण नहीं होगा, खांसी नहीं आएगी। तो ये सारी चीज़ें उसमें उसका हल वो निकालता है कि ऐसे क्या है जो तेल चलित वाहन प्रदूषण फैलाते हैं और ऐसा क्या है जो जिससे प्रदूषण नहीं फैलता है। तो हमें कैसे वाहन चलाने चाहिए, ये सारी चीज़ें लर्नर अपने आप समझ जाता है कि हमें प्रदूषण को अगर हटाना है तो हमें साइकिल का प्रयोग करना है पूरी तरीके से, क्योंकि जो मोटरसाइकिल और स्कूटर हैं और भी जो 4 व्हीलर्स हैं तो वो कितना प्रदूषण फैला रही हैं। ठीक। तो समस्या को पहचानना और उसका हल सुझाना। समस्या को उसने पहचान लिया कि ये सेहत के लिए नुकसानदेह है। हल क्या है इसका? कि हमें इनका प्रयोग करने से बचना है, कोशिश करना है कि हम कितना कम से कम प्रयोग करें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? किसी तथ्य की जांच करना और निष्कर्ष निकालना। जैसे बच्चे ने अपनी कल्पना के लिए सभी तेल चलित जो वाहन हैं उन सब की खोजबीन की और निष्कर्ष निकाला कि जितने भी तेल से चलने वाले वाहन हैं वो सभी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। इस पर्यावरण के लिए बहुत ही नुकसानदेह हैं जो भी तेल से चलने वाले वाहन हैं। नेक्स्ट पॉइंट, संवेदनशील बनाना। जो लर्नर है वो इस पर्यावरण के प्रति अगर संवेदनशील हो जाते हैं जब वो ये देखते हैं कि जो पर्यावरण में प्रदूषण फैला रही हैं जो चीज़ें, ठीक, वो एक दिन पूरे पूरे सोसाइटी के लिए, पूरे हमारे देश के लिए एक चुनौती बन सकती है। इसलिए हमें ऐसे संसाधनों का प्रयोग नहीं करना है। तो उनको इन सब चीज़ के लिए संवेदनशील बनाना है कि क्या चीज़ें नुकसान कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं। तो ये एक प्रमुख कौशल है पर्यावरण शिक्षण के अंतर्गत कि लर्नर को संवेदनशील बनाना है। लास्ट क्या है? चित्र, चार्ट, मानचित्र, रेखा चित्र आदि को पढ़ना एवं बनाना। बच्चे जो हैं उन्होंने चित्रों के माध्यम से और पोस्टर जो हैं उनके माध्यम से ये जाना कि तेल चलित वाहन कितना प्रदूषण फैलाते हैं और पर्यावरण को किस तरीके से प्रदूषित करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम उनको एक पोस्टर में
या फिर हम उनको एक चार्ट में या मानचित्र में किसी आरेख के माध्यम से भी दिखा सकते हैं कि आप इसको देखिए और समझिए कि इसमें किस वाहन से धुआं निकलता है और किस वाहन से धुआं नहीं निकलता है। ठीक, तो क्या नुकसान कर सकता है मानव जीवन को और कौन सा नहीं। तो ये सारी चीज़ें बच्चे जब इस चार्ट के माध्यम से जो चार्ट है, मानचित्र है, इन सभी के माध्यम से हम उनको दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। अगर हम बच्चे में इन सभी कौशलों का विकास करें तो जो अधिगम है वो सार्थक होगा। पर्यावरण शिक्षण को लेके जो कौशल बताए गए हैं, इन कौशलों को अगर हम लर्नर में सही तरीके से अगर सिखा सके तो पर्यावरण शिक्षण जो है वो सफल माना जाएगा। कौशल में भी हमें जानना होता है कि कुछ कौशल ऐसे भी होते हैं जो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे, कि कुछ अर्जित होते हैं और कुछ जन्मजात होते हैं। तो जन्मजात में कुछ ऐसे कौशल हैं जो है वो एग्जाम्पल के तौर पे हम समझाते हैं, जैसे रोना हो गया, उठना बैठना, हंसना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो जन्मजात हैं। लेकिन कुछ अर्जित हैं, जैसे भाषा सीखना, चीज़ें बनाना और वाहन चलाना और खेलना, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें पहले से नहीं आती हैं। जब हम धीरे धीरे मैच्योर होने लगते हैं, जब हम अपनी इन्फेंसी एज को क्रॉस करते हैं, चाइल्डहुड एज में आते हैं, जब हम स्कूल जाना शुरू करते हैं तो हम लिखना सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इन्फेंसी एज में ही लिखना शुरू कर देते हैं। वो हम धीरे धीरे जब हम बड़े होते हैं, तो हम चाइल्डहुड एज में आते हैं तो हम जब स्कूल जाते हैं तब हम लिखना शुरू करते हैं। और लैंग्वेज को तो हम परिवार से ही सीखते हैं। ठीक, लेकिन जो जैसे सेकेंड लैंग्वेज होगी, और भी लैंग्वेज से जो भी स्किल्स हमें सीखनी होती है वो हम स्कूल से जाकर ज़्यादातर सीखते हैं। ठीक, तो और चीज़ें कैसे बनाना है उन सब चीज़ को भी हम सीखते हैं, पहले से हमें नहीं आता है। जैसे कि हमें पहले से ड्राइंग बनानी आती है नहीं, स्कूल में जब सिखाया जाता है तभी हम सीखते हैं उस चीज़ को।